there is a document in hard form, you will scan it and then you will restore this soft content into your computer. What is called soft evidence, soft device, hard and soft device. So this content would be treated as electronic contents contained in electronic device. Computer is an electronic device. This information, this file, which is now not in hard form but in soft form in your computer, will be treated as electronic evidence. It will have full legal sanctity within the meaning of Section 3 of the Evidence Act and also under the provisions of IT Act 2000. But anybody who makes any copy, any CD of this soft content from your computer, he will have to give a certificate that he had prepared this CD from the original content available in such and such computer, and in that computer those contents had been borrowed from a original copy which was available with such and such authority. Certificate is given, then it will carry the complete observance of Section 65B of the Evidence Act. You can note down this provision, 65B of Evidence Act. It was added in 2000, the Evidence Act by Parliament. The person who makes CD of any content in a computer, he must give a certificate under Section 65B. Otherwise, the content would not be admissible as evidence before court of law. There are Supreme Court rulings on this. If the certificate is not attached with the contents of the CD, then it will be simply rejected as inadmissible piece of evidence. But once there is a certificate of the officer who had prepared the contents of the CD, then it will be very much admissible. It will be authentic version of the contents, admissible evidence. Yes. कोई एक्यूज अगर किसी दूसरे स्टेट में अगर सरेंडर करता है, हाँ, और वहां पर उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, वहां पर उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, ऐसी कंडीशंस में प्रत्यार्पण के लिए क्या तरीकाएं हैं और क्या? I got your point. अरे वो there is a saying in vernacular कि तात बजी और राख समझ में आई. सर, Suppose कि an accused in UP is apprehended by the police in Bihar. एक मुलजिम, देसी भाषा में समझाएं? हाँ सर। एक मुलजिम उत्तर प्रदेश में एक अपराध किया और भागा हुआ है, बिहार में पकड़ा गया, बिहार की पुलिस ने उसको पकड़ा, बिहार के उत्तर प्रदेश से पूछा कि तू कौन है, कहाँ का है, उसने बताया कि मैं लखनऊ का हूँ। पूछा कौन कौन से अपराध किए हो, बताया कि हम फला जगह साहब अपराध किए हैं, पुलिस ढूंढ रही इसलिए भाग रहे हैं। क्या अदालत ने वारंट जारी किया है, पुलिस ढूंढ रही। अब वो बिहार की पुलिस की ड्यूटी है अंडर CRPC को इन्फॉर्म करेगी यूपी की पुलिस को कि भाई ये ऐसा आदमी पकड़ा है जो अपना नाम का बता रहा है, कह रहा है कि इस तरीके के वारंट हुआ है या नहीं वारंट हुआ है, तो पुलिस हमको ढूंढ रही पकड़ने को, यूपी के। तो अगर इसको आपको ले जाना हो तो ले जाइए। तो देश की पुलिस वहां जाती है तो ये बिहार की पुलिस की सहायता से उसको 24 घंटा के अंदर नियरेस्ट जो जुडिशियल स्टेट है, कोर्ट है, उसके सामने ले जाएगा, उसका ट्रांजिट रिमांड लेगा। ट्रांजिट रिमांड माने जर्नी रिमांड। मान लीजिए पटना में पकड़ा गया तो पटना से रेलगाड़ी से, बस से, जैसे भी पुलिस कन्वीनियंटली लाना चाहेगी, यहाँ लाने के लिए 1 दिन 2 दिन जो भी टाइम पुलिस के अनुसार लगेगा, उतने टाइम तक के लिए उसका यात्रा अवधि का रिमांड मांगेगा, अथराइजेशन मांगेगा कि साहब 24 घंटा के अंदर हम नहीं ले जा पाएंगे इसको, वहाँ लखनऊ के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर पाएंगे, लिहाजा हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए 2 दिन 3 दिन का, सो दैट कि रेलवे का टिकट कटाएं अपना और इसका, और इसको लेके जाएं वहाँ मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करें। तो सेक्शन 81 CRPC वो दंड प्रक्रिया संहिता जो ऐसे मामलों की वो है प्रोसीजरल कोड, दैट एम्पावर्स द पुलिस, प्रोवाइड्स द प्रोसीजर
तो वहाँ पटना के मजिस्ट्रेट के सामने वो मुलजिम ले जाया जाएगा। पटना का मजिस्ट्रेट इसको देखेगा कि इसको लखनऊ ले जाने में मिनिमम सुविधाजनक ढंग से कितना टाइम चाहिए, 48 घंटा कि 72 घंटा। वो अपने विवेक से वो समय निश्चित कर देगा कि इसको 48 घंटे में, 72 घंटे में, 60 घंटे में ले जाओ, लखनऊ मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करो। वहाँ से उसको यूपी पुलिस की कस्टडी में दे देंगे। यूपी की पुलिस ले आएगी और उसको इस 72 या 48 घंटा जो मजिस्ट्रेट ने वहाँ दिया है उसके अंदर यहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके सेक्शन 167 का रेगुलर रिमांड लेंगे, चाहे पुलिस कस्टडी रिमांड, चाहे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल रिमांड, जो यहाँ का मजिस्ट्रेट देगा। तो ये उसकी प्रक्रिया है पंडित जी। अब ये चाहे आप जो केस बता रहे थे उस केस के बारे में इसको अप्लाई करिए, चाहे 1000 लाख करोड़ केस हो, सब में यही प्रक्रिया अप्लाई होगी। हिंदी में यह है कि सपोज कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं कि आज की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं इसमें जितने सिस्टम हैं इनका एक मिसनामर है। ये सोशल मीडिया करके कहीं नहीं है एविडेंस एक्ट में कि सोशल मीडिया क्या होती है। सोशल मीडिया का नाम हमारे यहाँ है कानून में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन आर कंटेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एन इंफॉर्मेशन पास्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माने कंप्यूटर, माने मेल, अरे ये क्या नाम मोबाइल है, यही तो है जिसमें वो आता है, व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, एसएमएस आता है और क्या क्या आता है, वो फेसबुक है, सीसीटीवी भी आजकल उसी में माना जा रहा है, ट्विटर है, सारी चीजें ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंटेंट्स हैं। ये तब एक्शनेबल होंगे, प्रोसिक्यूशन माने कोर्ट में मुकदमा तब चलेगा, पुलिस इसमें एफआईआर तब दर्ज करेगी, क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में तब फाइल हो सकेगी जब ये किसी लॉ के वायलेशन में। आपने किसी के बारे में बहुत डिफेमेटरी बातें लिखी, जैसे मिस्टर एक्स जो है कभी जेल नहीं गए हैं चोरी में। आपने एक ऐसा मैसेज मोबाइल पे बना के किसी को भेजा कि मिस्टर एक्स जो है फला की ज्वेलरी की दुकान में चोरी में पकड़े गए थे और एफआईआर हुई और पुलिस पकड़ के ले गई, जेल भेजे गए थे। पता चला ये टोटली अनट्रू फैक्ट है, मिस्टर एक्स के साथ ऐसी कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुई थी। अब मिस्टर एक्स को मालूम हुआ तो मिस्टर एक्स हैज रेमेडी अगेंस्ट यू अंडर 500 IPC। आपने उनका पब्लिक डिफेमेशन किया है। जितने व्हाट्सएप हैं, एसएमएस है, ये सब माना जाता है कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक फोरम इसको सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने कहा है कि एसएमएस, मैसेज, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब पब्लिक फोरम्स हैं। पब्लिक फोरम पर अगर आप किसी के खिलाफ, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई बात कमेंट लिख रही हैं, पास कर रही हैं, जिससे पब्लिक एट लार्ज में उसकी डिग्निटी, रेपुटेशन लोअर हो रही है, तो फिर आपको प्रोसिक्यूट कर सकता है कानूनों में, आपको 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और IT एक्ट में भी वो अपराध होगा, सेक्शन 67 वगैरह में, क्योंकि आपने ये कैसे किया है अपराध, उसके जरिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए, इसलिए IT एक्ट भी अट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर आपने केवल वर्बली बोल के किसी का अपमान किया है पब्लिकली, तो फिर IT एक्ट नहीं अप्लाई करेगा। आपने अखबार में, पत्रिका में लिख के अपमान किया है, अपमानजनक लेख लिखा है, तो फिर अगेन IT एक्ट नहीं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज किया, आपने पेपर यूज किया। तो ये फर्क के साथ, अच्छा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट हैज बीन गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1)(a) स्मॉल a। Article 19(1)(a) of the Constitution of India guarantees to the citizens right of speech and expression. It's a fundamental right. आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आर्टिकल 19(2) वही आर्टिकल 19(1)(a) जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देती है, उसी की दूसरी सब क्लास 19(2) ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है। कैसा रिस्ट्रिक्शन? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप ये समझें कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो संविधान हमें देता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, अंतिम नहीं है। इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मेनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर किसी कानून में किसी को अपशब्द कहने की छूट नहीं है, तो अपशब्द नहीं कह सकता। अगर कोई कानून ये प्रोविजन करता है कि अपशब्द कहने पर उसके खिलाफ
प्रोसिक्यूशन होगा, दंडित होगा, ऐसा कोई लॉ कहता है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन है। और फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो प्रोसिक्यूटेड। वे नहीं कह सकता कि आर्टिकल 19(1) हमको राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है। नो, दिस राइट डज नॉट एक्सटेंड टू abuse any person to use filthy or abusive words against any person. So it should be reasonably exercised, क्योंकि जैसे आपका सारा फंडामेंटल राइट है वैसे उस व्यक्ति का भी है जिसके खिलाफ आप ऑफेंडिंग वर्ड्स यूज करेंगे। तो एट द कास्ट ऑफ reputation, at the cost of fundamental right or right of any other person, you cannot protect and claim your right. Your right of speech and expression is safeguarded, protected only to the extent when you do not violate the fundamental right or any other right of any other person. जैसे आप दूसरे के अधिकारों का हनन करती हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे ऑर्डिनरी राइट हो, वैसे ही आप सारे अपने अधिकारों को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, लूज कर जाती है। तो विद दिस रिस्ट्रिक्शन, अगर सरकार ने जो है किसी ने पास किया है मोबाइल से या मैसेज से जैसे भी, और वो किसी लॉ की परिधि में आता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। और अगर वो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे किसी ने कह दिया कि 80% मार्क पाके पास हुआ, कहा अरे वो तो 90% मार्क पाया था, तो अब इसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई 90% पाया है और कह दिया कि फेल हो गया था, 35% या सेकंड क्लास बेस मार्क पाके पास हुआ है, डिफेमेटरी है, क्योंकि वो इतना ब्राइट ब्रिलियंट को आपने बिल्कुल उतार के नीचे कर दिया, उसका पब्लिक में उसका रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो गई, तो ये एक्शनेबल है। तो देखना ये होगा कि जो व्यंग किया गया है वो व्यंग किस कानून की परिधि में अपराध की परिभाषा में आता है। अगर कोई ऐसा लॉ है जिससे वो सरकार में जो है वो अपराध की परिभाषा में कवर हो गया, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ह्यूमर की श्रेणी में आता है, तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसके लिए कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ये नहीं है कि अब व्यक्ति अधिकार एब्सोल्यूट है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड रिस्ट्रेंट्स। संयम, मर्यादा के सापेक्ष है। बात आई क्लियर? तो मैं वंदना सिंह RDSG लॉ कॉलेज से 5 ईयर ऑनर्स। बेटा विद्यार्थी हो, अगर तुम वकील होती तो मैं दूसरे तरीके से बोलता, जज हो दूसरे तरीके से बोलता। अब तो बच्चा है, विद्यार्थी बोल। हाँ जी सर। सर, एक लड़का एक लड़की का रोज पीछा करता है, लेकिन ना तो छेड़खानी करता है ना कमेंट करता। सर, ये किस अफेयर्स में आएगा? ये बेटा स्टॉकिंग का एक ऑफेंस है। 252, 254, 354, 294 ये सब IPC में दफाएं हैं स्टॉकिंग कि वो 17 मीटर की दूरी उसमें दी गई है कि कोई इस तरीके से किसी का फीमेल का पीछा करता है और ऐसे इंडिकेशंस उसके हाव भाव से कि he has some ill intention to violate the modesty of that woman, or it is offending to the dignity or privacy of that woman, and that fellow has an intention of that sort in his mind, he can be prosecuted for this। 354 वगैरह इसमें IPC में प्रोविजंस दिए हुए हैं। और उसमें भी है indecent reputation of women Act 1986। ये सब नए जो प्रोविजंस आए हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ है IPC में टू प्रिवेंट सच एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ मेल्स। और अगर उस श्रेणी तक जाता है, जैसे यू आर सेइंग कि नहीं वो केवल पीछे कोई मार्केट में घूम रहा है, पब्लिक प्लेस पे घूम रहा है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या स्कूल कॉलेज में, तो बहुत लोग वहाँ गए हुए हैं। कोई अगर किसी के 17 मीटर के रेंज में भी आ गया तो देख लेना शायद 17 फीट है, इतनी ही दूरी पर अगर है और कोई बैड इंटेंशन उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन वो 17 फीट की दूरी पर रह के सीटी बजा रहा है, कोई ऐसे जेस्चर इंडिकेशन कर रहा है जो which are improper to the dignity of the lady, तो it is actionable, punishable under IPC। अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा वो कुछ नहीं करता, तो it will be then very hard
वो जाता तो है लेकिन कुछ अदरवाइज कुछ नहीं कर रहा है। तो ही हैज गॉट एन एक्सेस टू ए पब्लिक प्लेस एज फ्रीक्वेंटली एज ही लाइक्स। क्योंकि उसी रास्ते वो गर्ल भी आती जाती है, उसी रास्ते वो लड़का भी आ जा रहा है और कुछ और हरकतें नहीं करता है, तो नियर उस रास्ते से आना जाना या पास से गुजरना इज नॉट ऑफेंस। लेकिन अगर पास आके कोई एडिशनल एक्ट ऐसा कर रहा है जिससे उस लड़की के डिग्निटी पर, प्राइवेसी पर, मॉडेस्टी पर आंच आती है, तो सर्टेनली इट इज एक्शनेबल अंडर सेक्शन ऑफ द आईपीसी। ठीक है। अगर किसी गवर्नर की कार से किसी आम आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस स्थिति में केस किस पे चलेगा? गवर्नर को जो है आर्टिकल 361, भारत का संविधान पढ़े विद्यार्थी हो, कि गवर्नर हैज गॉट इम्यूनिटी फ्रॉम एनी कोर्ट प्रोसीडिंग, एनी लीगल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान का अनुच्छेद 361 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और किसी चौथे को नहीं मिली है सुविधा, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज को या और किसी को। इन्हीं 3 लोगों को, इनको पहले राज प्रमुख कहा जाता था, वो वर्ड हटा के अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इनको कहा जाता है। इन तीनों को इनके कार्यालय में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, जब तक वो पद धारण करेंगे तब तक इनके ऊपर कोई सिविल क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलेगा। अदालतें इनको नोटिस नहीं जारी कर सकती, इनसे जवाब नहीं मांग सकती, कोई अथॉरिटी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यानी पुलिस वगैरह इनसे पूछताछ नहीं कर सकती हैं। संविधान पूरी सुरक्षा देता है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग ऐसा कोई अपराध करते हैं तो होगा क्या? अगर किसी ने FIR इनके खिलाफ दर्ज भी करा दिया, उस FIR की विवेचना तो होगी, लेकिन उनको पूछने नहीं जाएगा वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बयान दर्ज करने, ना उनको अरेस्ट करेगा, ना अदालतें उनको बुलाएंगी। जब वो अपना ऑफिस डेबिट कर देंगे तो ये उनके ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं था। किसी को मान लो अपने ऑफिस टेन्योर के दौरान कोई गवर्नर है वो किसी की हत्या कर दे, तो फिर इसके लिए प्रोसीजर क्या है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? If the magnitude of the misconduct or the act is so high, so grave that he cannot be allowed to retain a constitutional office as high as that of the governor, then the President of India would remove him on the advice of the Prime Minister. क्योंकि कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? कहाँ गया बच्चा? प्रेसिडेंट। अपने आप से कि किसी के कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या अगर रूल्स ऑफ बिजनेस में वो काम अकेले प्राइम मिनिस्टर को एलोकेटेड है तो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट इज ओनली टेक्निकली एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द रियल डिसीजन मेकर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर किसी का कांडक्ट ऐसा है कि उसने हत्या कर दिया, इतना सीरियस अपराध कर दिया गवर्नर के पद पर रहते जिससे वो संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो रही है, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फील करते हैं, तो ही कैन बी रिमूव। आर्टिकल 155 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर फोर नून में अपॉइंट हो, फोर नून में हटा दिया जाए। अरे एक चौकीदार चपरासी अगर अपॉइंट हुआ है, उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट है तो वैसे ही हटाया जाएगा। ही हैज गॉट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 309 में संविधान में उसके खिलाफ रूल बने। अब द गवर्नर्स गाइड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर्स इन इंडिया, ये हमने उसमें हाईलाइट किया है कि गवर्नर के जैसा वल्नरेबल पोजीशन किसकी है, एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द गवर्नर्स are often seen in controversy because they are political appointees. Only technically they are an appointee under the constitution. तो जब by politician appoint होते हो, prime minister is a politician irrespective of who is the incumbent for the time being. जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमारे सिस्टम में पॉलिटिशियन होगा, तो वो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस पर अपॉइंट करते हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि वो राज्यपालों का निर्णय जो है वो बहुत बार अदालतों के
सकता है स्क्रूटनी में, और उस पर क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाके उन्होंने डिसीजन कैसे किया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं सिस्टम में, वो यहाँ बहुत चर्चा करना परहैप्स नॉट फेयर। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये था बच्चे कि राज्यपाल अगर कोई सर्विस में रहते गड़बड़ करते हैं तो जब सर्विस से हटेंगे तब उसके लिए उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। क्योंकि जो उन्होंने किया था अपने सर्विस टेन्योर में वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं था। ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है तो उसके लिए उनका कुछ नहीं हो सकता। मर्डर करना, गाली देना, अपराध करना, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो इम्यूनिटी, लेकिन इसके लिए भी उनको सर्विस में रहते अरेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर करना है तो ही शुड बी फर्स्ट रिमूव एंड देन ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड।